प्यार, धोखा, कत्ल, खुदगर्जी या मतलब परस्ती। आज का केस इन तमाम तर उलझनों से भरा हुआ है। बिलाशुबा तरक्की याफ्ता ममालिक में कानून की बालादस्ती है, लेकिन बाज़ जगहों पर और बाज़ केसों में ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो इनके समाज और कानून की धज्जियाँ उड़ा कर रख देते हैं। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, जिसकी वजह से अभी तक मेरे जहन में कई सवालात सर उठा रहे हैं। तो आज की कहानी कुछ यूँ है। तारीख थी 15 जून 2015। डेविड नाम का बंदा अपने घर में बैठा होता है। वो फेसबुक चला रहा था। फेसबुक चलाते चलाते इससे अपनी एक फेसबुक फ्रेंड डीडी की पोस्ट नज़र आती है। पोस्ट पर लिखा हुआ था That bitch is dead। ये पढ़ने के बाद डेविड बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन तभी डीडी की एक और पोस्ट इसके सामने आती है। इसमें कुछ और अजीब चीजें लिखी हुई थी। पहले डेविड को समझ नहीं आया कि डीडी ये पोस्ट क्यों कर रही है, लेकिन बाद में डेविड ने सोचा कि डीडी भला ये पोस्ट क्यों करेगी, इसका अकाउंट हैक हो गया होगा। वो इस बात को इग्नोर करता है और आगे स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। पर बाद में डेविड सोचता है कि उसने 5 दिन से डीडी को नहीं देखा और ना ही इसकी बेटी को देखा है। डीडी डेविड के घर के बिल्कुल पास में रहती थी। इसी वजह से डेविड घर से बाहर निकलता है डीडी को मिलने के लिए। जैसे ही वो डीडी के घर जा रहा होता है, तभी इससे रास्ते में कम मिलता है। कम ने भी डीडी की वो पोस्ट देखी थी। उसने डीडी को मैसेज भी किया था, लेकिन बाद में वो अपने घर से बाहर आकर डीडी से मिलने के लिए जा रहा था। डेविड और कम दोनों मिलते हैं और डीडी के घर पहुंच जाते हैं। डीडी के घर जाकर वो सबसे पहले दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो डीडी को आवाज़ें भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये सब करता देखकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि हमने डीडी और इसकी बेटी को 1-2 दिन से नहीं देखा है। अब बार बार दरवाजे को नॉक करने और आवाज़ें देने के बावजूद भी जब डीडी का रिस्पॉन्स अंदर से नहीं आता, तब उन्होंने सोचा कि शायद डीडी का अकाउंट हैक हो गया होगा। शायद उन्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि डीडी अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल गई हो। ये सोचकर सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी कम डीडी की गाड़ी को पार्किंग में देखता है। यहाँ पर ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डीडी कभी भी अपनी बेटी के साथ अगर बाहर जाती थी तो गाड़ी में ही जाती थी, क्योंकि इसकी बेटी व्हील चेयर पर थी और बेटी को छोड़कर वो अकेली कहीं जाती नहीं थी। इसका मतलब दोनों माँ और बेटी घर के अंदर ही हो सकते हैं, बाहर वो गई ही नहीं। अब ये सब कुछ होने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस भी आ रही थी, लेकिन बाकी लोग सभी विंडो और दरवाज़ों को अच्छे से चेक करते हैं कि कहीं कुछ खुला तो नहीं है। वो घर के आसपास चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दरवाज़ा खुला हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन कम को एक विंडो ज़रूर खुली हुई नज़र आती है। वो विंडो के ज़रिए अंदर देखता है तो अंदर इस व्हील चेयर पड़ी हुई दिखती है, लेकिन इस व्हील चेयर पर डीडी की बेटी नहीं थी। अब इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, घर का दरवाज़ा खोलती है और घर के अंदर वो चले जाते हैं। साथ में बाकी के कुछ लोग भी अंदर जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सभी सामान अपनी जगह पर मौजूद था। वो एक रूम को चेक करते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ पुलिस नोटिस करती है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, लेकिन डीडी और इसकी बेटी पूरे घर में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसे ही पुलिस ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है डीडी के कमरे तक। जैसे ही वो डीडी के कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, पुलिस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सभी लोग इस माहौल को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि डीडी के रूम में डीडी के बेड के ऊपर डीडी की लाश पड़ी हुई थी। इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर थी। ये सब कुछ देखने के बाद लोग सोचते हैं कि ये सब क्यों, किसने और कैसे कर दिया। अब लोग यहाँ पर कोई रोने लगता है तो कोई दुखी होता है तो कोई हैरान होता है, लेकिन तभी लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि आखिर डीडी की बेटी चली कहाँ गई।
क्योंकि घर में 3 व्हील चेयर्स मिली थी और तीनों पर इसकी बेटी नहीं थी। आखिर कौन थी ये डीडी और इसे किसने मारा और इसकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या? ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1990। डीडी एक 24 साल की लड़की थी जो कि बहुत ही गुस्से वाली और साथ में जिद्दी थी। इसे जो कुछ भी चाहिए होता था वो इस चीज़ को हासिल करके ही रहती। अब ऐसे ही एक दिन एक बार में डीडी की मुलाकात होती है रोड प्लांचर से। डीडी को लड़का थोड़ा सा अलग सा लगता है। वो आता है, दोनों में बातचीत होती है और ऐसे ही इनके मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत की बात ये थी कि डीडी को वो पसंद तो था, लेकिन रोड की उम्र सिर्फ 17 साल थी और डीडी 24 साल की थी। लेकिन इसी साल दिसंबर में ये दोनों शादी कर लेते हैं। इसके पीछे की वजह ये थी कि डीडी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। आगे चलकर जुलाई 1991 में डीडी एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक बेटी थी। इसका नाम वो जिप्सी रोज रखते हैं। इसी साल आगे चलकर डीडी का हस्बैंड रोड 18 साल का हो जाता है। जब वो 18 के ऊपर जाता है वो डीडी से डिवोर्स ले लेता है। वो कहता है मेरी और डीडी की शादी गलत कारणों की वजह से हुई थी। मैंने जल्दबाजी में शादी की, वो उम्र नहीं थी शादी करने की। डीडी इसकी बेटी अकेले हो जाते हैं। हालांकि डिवोर्स से पहले डीडी बहुत कोशिश करती है कि इसकी शादी चल जाए, डिवोर्स ना हो, लेकिन जो इंसान एक बार चला गया वो चला गया। रोड भी नहीं रुकता। डीडी अपनी बेटी को लेकर अपने माँ बाप के पास वापस चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं था कि रोड डीडी और अपनी बेटी को भूल गया हो। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और हर महीने अपनी बेटी के लिए पैसे भी देता था चाइल्ड सपोर्ट के रूप में, और साथ में वो अपनी बेटी और डीडी को मिलने के लिए भी आया करता था। अब ऐसे ही जिप्सी 3 महीने की हो चुकी थी। यहाँ कुछ ऐसी बातें आपके लिए जानना जरूरी है जिनका बज़ाहिर केस से कोई ताल्लुक नहीं लगता, लेकिन आगे चलकर यही बातें केस का हिस्सा बनने वाली है। डीडी अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहां पर जाकर वो डॉक्टर से कहती है मेरी बेटी को स्लीप डिसऑर्डर है। चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं, लेकिन डीडी कहती है इससे रात में सोने में प्रॉब्लम होती है, इससे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। मैं अपनी बेटी के साथ 24 घंटे रहती हूँ, मुझे पता है कि मेरी बेटी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। अब जैसे जैसे जिप्सी बड़ी हो रही थी डीडी हमेशा इसे हॉस्पिटल लेकर जाती थी, क्योंकि जिप्सी को बहुत ज्यादा बीमारियां होती रहती थी। यहाँ छोटी मोटी बीमारियां जैसे बुखार या जुकाम की बात नहीं हो रही, बड़ी बड़ी बीमारियां इससे होती थी। जिप्सी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो बहुत ज्यादा बीमार होना शुरू हो जाती है। आसपास के लोग देखते थे कि डीडी अक्सर इससे हॉस्पिटल ले जाती है। ऐसे ही इसका पूरा रूटीन चलता था। वैसे भी जिप्सी अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा छोटी दिखती थी और काफ़ी कमज़ोर भी दिखती थी। वो 7 से 8 साल की हो चुकी थी, लेकिन डीडी को इसका पूरा ख्याल रखना पड़ता था जैसे छोटे 1-2 महीने के बच्चे का रखते हैं। डॉक्टर इसे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देते इसकी बीमारियों की वजह से। डीडी हमेशा इससे दवाइयाँ खिलाती, वो नहीं खाती। डीडी ज़बरदस्ती प्यार किसी भी तरीके से खिलाती, लेकिन वो हमेशा अपनी बेटी का ध्यान रखती थी। जिप्सी अपने घर में खेला करती थी, क्योंकि डीडी अपने फादर मदर के साथ रहती थी। तो जिप्सी अपने नाना की बाइक के ऊपर खेल रही थी और खेलते खेलते वो बाइक से नीचे गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अब इसे रोता देखकर इसकी माँ डीडी आ जाती है और इसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाती है। बाहर से दिखने में जिप्सी के घुटने छिल चुके थे और थोड़ी सी इससे चोट भी आई थी, लेकिन बाद में चेकअप के बाद पता चला कि जिप्सी को अब व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय इसकी लेग्स काम नहीं कर रही थी। इसकी रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ये सब बातें लोग डीडी के मुंह से सुनते हैं।
अब इस सिचुएशन में डीडी की बेटी पहुंच चुकी थी, तो डीडी अपनी जॉब को छोड़ देती है और पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहती है, क्योंकि बेटी व्हील चेयर पर थी, वो स्कूल जा नहीं सकती थी। स्कूल से इसे हटा दिया गया। सारा दिन डीडी इसके साथ रहती। डीडी अपनी ही बेटी जिप्सी को पढ़ाना शुरू कर देती है। रोड भी अपनी बेटी के लिए पैसे देता रहता है, और साथ में कुछ एनजीओज थे जो कि डीडी की हालत और इसकी बेटी की हालत को देखने के बाद इसे पैसे दे दिया करते थे। जिप्सी को अस्थमा था, साथ में स्लीप डिसऑर्डर था, देखने और सुनने में इससे प्रॉब्लम होती थी, खाने में इससे प्रॉब्लम होती थी। वो बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा भोली और इसका IQ लेवल बहुत कम था, मतलब वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं सकती थी। इसके सर पर कोई बाल नहीं था, इसके दांत अभी आने की उम्र में ही टूटना शुरू हो गए थे, और इस छोटी सी बच्ची के साथ हमेशा अस्थमा की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर और ब्लेंडर होते हैं, और साथ में फीडिंग पाइप होती है खाना खिलाने के लिए। इस तरीके से वो इधर उधर जाती थी। डीडी हमेशा इसके साथ रहती थी। 28 अगस्त 2005 डीडी की लाइफ जैसे भी चल रही थी वो ठीक थी और डीडी खुश थी। इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी इससे प्यार करते थे और वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। लेकिन तब ही आता है अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे खौफनाक तूफान, जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इनमें से एक घर था डीडी और इसकी बेटी जिप्सी का। अब इनका घर तबाह हो चुका था, शहर पूरा पानी पानी हो चुका था। आप देख सकते हैं पहले पहले गवर्नमेंट ने जो शेल्टर बनाए थे, डीडी और इसकी बेटी वहां पर रहती थी, लेकिन बाद में 3 महीने के बाद वो मिज़ोरी चले जाते हैं नई लाइफ, नई दुनिया को शुरू करने के लिए। वहां पर जाकर वो एक किराए के घर में रहना शुरू कर देते हैं। अब जब डीडी और इसकी बेटी वहां पर रहने लगे और डीडी जब भी अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती या कहीं पर लेकर जाती, तो डीडी से आस पड़ोस के लोग पूछते कि तुम्हारी बेटी को क्या हुआ है, तुम हमेशा हॉस्पिटल क्यों जाती हो। डीडी उन्हें पूरी बात बताती कि इसकी बेटी को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो लोगों को इनके ऊपर बहुत तरस आता और लोग जितनी हो सके डीडी और इसकी बेटी की हेल्प करते। साथ में रोड भी हर महीने अच्छे पैसे भेजता। इसके बाद में कुछ NGOs और सामने आते हैं जो कि इसकी बेटी और डीडी की हालत को देखने के बाद उन्हें एक घर बना कर देते हैं। अब डीडी और इसकी बेटी जिप्सी को किराए के घर में नहीं रहना पड़ता। डीडी कौन थी और इसकी हिस्ट्री क्या थी ये तो हमने जान लिया, लेकिन हम चलते हैं वहां पर जहां से वीडियो को शुरू किया था, जब डीडी के घर में ही इसकी बॉडी मिलती है। पुलिस को डीडी की बॉडी तो मिल चुकी थी, मतलब डीडी मर चुकी थी, लेकिन डीडी की वो इनोसेंट, वो छोटी सी बीमार रहने वाली बच्ची कहाँ चली गई। इसके साथ उसने क्या किया होगा जिसने डीडी के साथ ये सब कुछ कर दिया, और डीडी के साथ ये भला कोई क्यों करेगा। ये सारे सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि जिप्सी रोज कहाँ पर है। अब यहाँ पर NGOs थे, वो भी पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने लगे। मीडिया भी पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाने लगती है, क्योंकि इस बच्ची को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। इसी वजह से पुलिस इस केस को सच में सॉल्व करने के लिए पूरी जीत जान लगा देती है। अब यहाँ पर उन्होंने सभी CCTV सब कुछ चेक किया, कौन यहाँ पर आया, किसकी इनके साथ लड़ाई थी, सब कुछ, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। आस पड़ोस में लोगों से पूछताछ होती है, कुछ भी सामने नहीं आता। तभी इस फेसबुक पोस्ट की IP को चेक किया जाता है और फेसबुक उन्हें बताता है कि ये IP विस्कॉन्सिन की है। अब विस्कॉन्सिन जो जगह थी वो डीडी की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी जहाँ पर इसकी बॉडी मिली, मतलब डीडी का जो घर था इससे 1000 किलोमीटर दूर था। अब इस शहर से भला कोई क्यों आकर यहाँ पर डीडी के साथ ये सब कुछ करके जाएगा, ये पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन और कोई लीड और
कोई क्लू एविडेंस कुछ नहीं था। वो आईपी एड्रेस पुलिस को एक घर तक लेकर जाता है और वो एड्रेस था निकोलस घोड़े जॉन नाम के एक लड़के का। अब पुलिस निकोलस के घर जाती है, वहां पर जाकर इसका दरवाजा खटखटाती है। इसके बाद जब दरवाजा खुलता है तो दो हैरानकुन चीजें पुलिस के सामने आती हैं। पहले हैरत का झटका उन्हें इस वजह से लगता है कि दरवाजे को खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि जिप्सी रोज होती है। ये देखकर पुलिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज ये थी कि जिप्सी रोज बिना व्हील चेयर, बिना एक्सीडेंट सिलेंडर और बिना किसी फूड पाइप किसी भी चीज के बिना थी। और कई सालों से व्हील चेयर पर रहने वाली जिप्सी रोज अब अपने पैरों से चल रही थी। ये देखकर पुलिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पुलिस वहां पर इन दोनों को बिठाती है और पूछती है ये सब कुछ क्या है और सब क्या हुआ था। तब पुलिस को पता चलता है कि सारी उम्र व्हील चेयर पर रहने वाली, अपने घर से ज्यादा हॉस्पिटल में रहने वाली, एनजीओ से पैसा लेने वाली और साथ में लोगों की सिंपैथी लेने वाली डीडी की बेटी जिप्सी कभी बीमार थी ही नहीं। वो शुरू से ही नॉर्मल पैदा हुई थी और शुरू से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो इतनी सारी दवाइयाँ खाती थी लेकिन इसकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, इससे कुछ भी नहीं हुआ था। जिप्सी बताती है कि जब वो छोटी थी और वो थोड़ा सा बीमार होती तो इसकी माँ इसे एक बड़े से हॉस्पिटल में एक बड़े से डॉक्टर के पास ले जाती और वहाँ पर वो डॉक्टर को वो चीज़ें भी बताती जो कभी इसे हुई भी ना हो। और डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वो अलग अलग तरीके की दवाइयाँ अपनी बेटी को खिलाती ताकि ये ठीक हो जाए। हालांकि इस बीमारी कोई भी नहीं थी, इसके सर पर कोई बाल नहीं था। अब आप सोचेंगे कि अगर वो बीमार नहीं थी तो बाल सर पर क्यों नहीं थे? तो आपको बता दें कि जिप्सी रोज के सर के बाल हमेशा इसकी माँ हर रोज काटा करती थी, शेव किया करती थी। अब जिप्सी जब बड़ी होती है वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? तो इसकी माँ इससे कहती है कि आगे चलकर जब तुम्हें कैंसर होगा तो तब वैसे भी तुम्हें बाल काटने पड़ेंगे, इसलिए मैं पहले ही से काट रही हूँ। इस बात से अब आप जिप्सी की माँ की ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे इस दुनिया में मौजूद हर बीमारी के बारे में लगता था कि ये बीमारी इसकी बेटी को लाहक होगी। अब जिप्सी की माँ तो कहती थी जिप्सी बीमार है, लेकिन जिप्सी जूं बड़ी होती जाती है नॉर्मल लोगों की तरह इसके ख्वाहिशात भी उभरने लगते हैं। वो भी बाहर जाना चाहती है, घूमना चाहती है, अपने दोस्तों के साथ मजे करना चाहती है, लेकिन इससे ये सब कुछ डीडी करने नहीं दे रही थी। और आपको बता दें कि डीडी पहले नर्स की ही जॉब किया करती थी। इसे पता था कि किस बीमारी के क्या सिम्टम होते हैं। इसी वजह से कई बार वो अपनी बेटी को कुछ ऐसी दवाइयाँ देती जिससे किसी पर्टिकुलर बीमारी के सिम्टम इसके अंदर आ जाएं और डॉक्टर इससे कह दे कि हाँ इससे ये बीमारी है। इस तरीके से उसने ऐसे ही अपनी बेटी की आंखों का ऑपरेशन करवा दिया था। अब यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आ रही है कि अगर इतनी सारी बीमारियाँ इससे नहीं थी तो डॉक्टर भी तो चेक करते हैं। डॉक्टर को भला क्यों नहीं पता चला कि इसकी बेटी को कोई बीमारी है ही नहीं? शायद इसकी वजह ये थी कि जिप्सी की माँ डॉक्टर के कहे बगैर ही अपनी जहनी इख्तिराज से बीमारी सोचकर इसे बना देती और इसी हिसाब से इससे वो मेडिसिन देती। और बच्ची मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो क्यों ये आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर डीडी अपनी बेटी को किसी से भी अकेले में मिलना नहीं देना चाहती थी। आगे चलकर यहाँ तक कि जिप्सी का जो फादर था, मतलब डीडी का एक्स हस्बैंड, वो भी मिलने आना चाहता था डीडी और अपनी बेटी को, लेकिन डीडी हमेशा कुछ बहाने बनाती और मिलने नहीं देती। वो आस पड़ोस के लोगों को कहती कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता पीटता है, दारू पीता है और हमें कोई पैसा नहीं देता, लेकिन रियलिटी में वो हर महीने 12 या 1300 डॉलर अपनी बेटी के लिए हमेशा डीडी को देता था। अब जिप्सी बड़ी हो रही थी, इसे भी दोस्त बनाने थे।
जिप्सी एक डेटिंग वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना लेती है। अब यहाँ पर इससे मैच मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक निकोलस नाम के लड़के से बातचीत शुरू होती है। अब रोज इन दोनों ने बात करना शुरू कर दी और साथ में इन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जब शुरू में प्यार होता है तो लोग शादी की बातें करते हैं। उन्होंने भी कहा कि हम तो शादी करेंगे। अब यहाँ पर निकोलस और जिप्सी ये बातें करते थे कि बच्चों का क्या नाम रखेंगे, अगर बेटा हुआ या बेटी हुई। मतलब ये सब कुछ वो करना शुरू कर बैठे थे। जिप्सी की स्टोरी तो हमने जान ली, लेकिन अब बात करते हैं निकोलस कैसा इंसान था। निकोलस थोड़ा सा अजीब आदमी था। अजीब आदमी इस तरीके से क्योंकि कई तरह के पहले ही वो क्राइम कर चुका था। साथ में वो दिमागी रूप से वो शिक्षण आदमी नहीं था। वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था। लेकिन वो चाहे जैसा भी था, चाहे क्रिमिनल था, लेकिन इस वक्त वो जिप्सी से सच में बहुत प्यार करता था। जिप्सी के साथ कोई भी टाइम पास नहीं कर रहा था। इसका वो प्यार रियल प्यार था। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये थी कि जिप्सी अपनी माँ को कैसे बताएगी कि निकोलस अच्छा लड़का है और मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि डीडी की कोई भी ऐसी सोच विचार नहीं थी अपनी बेटी की शादी को लेकर। जिप्सी थोड़ी कमजोर जरूर लगती थी, लेकिन इसकी एज काफी थी। वो 22 या 23 साल की लड़की थी। हालांकि दिखने में वो इतनी बड़ी नहीं लगती थी। इन दोनों का प्लान ये था कि ये दोनों मूवी देखने जाएंगे, अकेले नहीं, साथ में डीडी भी जाएगी। लेकिन डीडी को ये पता नहीं होगा कि यहाँ पर निकोलस आया हुआ है। इसे निकोलस के बारे में पता ही नहीं था। इनका प्लान ये था कि निकोलस डीडी से मिलेगा और इसे इम्प्रेस कर देगा, क्योंकि जिप्सी को लगता था कि वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। इनके प्लान के मुताबिक ये मूवी देखने जाते हैं। जैसे तैसे करके जिप्सी अपनी माँ की नज़रों से बचकर पॉपकॉर्न की जगह पर निकोलस के साथ बातें शुरू कर देती है। दूसरी तरफ डीडी अपनी बेटी को इधर उधर खोजने के बाद जब निकोलस के साथ देख लेती है तो वो अपनी बेटी को पकड़ती है और बाहर ले आती है और निकोलस से कहती है कि आज के बाद मेरी बेटी के आसपास दिखना भी मत। और अपनी बेटी को भी कहती है आज के बाद तुम घर के बाहर मेरे साथ कभी नहीं जाओगी। अकेले तो जाना बहुत दूर की बात है, मेरे साथ भी कभी नहीं जाओगी सिवाय हॉस्पिटल के। इस तरीके से इनका प्लान खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब निकोलस जैसे आदमी के साथ डीडी अपनी बेटी की शादी तो कभी नहीं करना चाहेगी। तो यहाँ पर इन लोगों के सामने आता है प्लान बी, जो कुछ ऐसा था। 10 जून 2015 को डीडी के सोने के समय के बाद निकोलस डीडी के घर जाता है। जिप्सी जाग रही थी। वो जाती है, दरवाजे को खोल देती है। निकोलस घर के अंदर आ जाता है। अब घर के अंदर आने के बाद जिप्सी ने निकोलस को कहा, क्या तुम मेरे लिए मेरी माँ को मार सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक साथ रहने का और कोई ऑप्शन है ही नहीं। निकोलस हकीकत में जिप्सी से बहुत प्यार करता था। वो कहता है क्यों नहीं मार सकता। जिप्सी ही निकोलस को अपनी माँ को मारने के लिए जो चीज़ें उसने मांगी थी वो देती है और इसके बाद में निकोलस जाता है डीडी के कमरे में। इस वक्त इसकी बेटी जिप्सी चली जाती है वॉशरूम में। अपने कानों को ऐसे बंद कर लेती है ताकि वो अपनी माँ की चीखें न सुन पाए। इसके बाद निकोलस एक नाइफ के साथ डीडी को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद निकोलस और जिप्सी ये सब करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वो 2 दिन तक इसी शहर में एक होटल में रुकते हैं। 2 दिन के बाद वो विस्कॉन्सिन चले जाते हैं। इस तरीके से जिप्सी के कहने पर निकोलस ने इसकी माँ को मार दिया था। अब पुलिस के सामने ये पूरी कहानी आ चुकी थी, लेकिन असली चीज़ अब आपके सामने आएगी जिसने मुझे कंफ्यूज किया है। ये कत्ल तो निकोलस ने किया था, इसी वजह से कोर्ट इसे उम्र कैद की सज़ा देती है, लेकिन इसकी बेटी जिप्सी रोज को सिर्फ 10 साल की सज़ा सुनाती है। 8 साल के बाद वो पेरोल के लिए एप्लीकेबल भी थी। इसके बाद इनकी सज़ा शुरू हो जाती है। निकोलस कहता है कि उसने जो कुछ भी किया जिप्सी के लिए किया
और इसे लगता है कि उसने बिल्कुल सही किया और जितना प्यार उसने जिप्सी को किया इतना वो कभी किसी को नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जिप्सी का समय आता है जेल से बाहर आने के लिए। 8 साल की सजा वो पूरी कर लेती है। 8 साल जेल में रहने के बाद जिप्सी रोज जेल से बाहर आती है। जेल से लेने के लिए इसे इसका फादर रोट ब्लांचर लेने आता है और साथ में होता है रोयन एंडरसन। रोयन एंडरसन कोई और नहीं बल्कि जिप्सी का हस्बैंड था। इन दोनों ने जेल में ही शादी कर ली थी। रोयन एंडरसन एक प्रोफेसर था। निकोलस तो जेल में पड़ा सड़ रहा है, लेकिन इस कत्ल की वजह से जिप्सी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। सिर्फ 8 साल जेल में बिताने के बाद आज के टाइम में आप जिप्सी के फॉलोअर चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर इतने हो चुके हैं। और जिप्सी वो लड़की है जिसने अपनी माँ को वैसे खुद तो नहीं मारा, लेकिन निकोलस ने इसकी माँ को इसके लिए ही मारा। भला निकोलस का इसकी माँ के साथ क्या लेना देना था? ये सब कुछ उसने जिप्सी के लिए किया। क्यों किया? क्योंकि जिप्सी ने इसे कहा था। लेकिन बाद में जब जिप्सी से पूछा गया कि निकोलस ने जो किया क्या वो सही था, उसने कहा कि इस समय तो मुझे सही लगा, लेकिन अब मैं इस इंसान के साथ खड़ी भी नहीं होना चाहती। क्योंकि अगर मैंने कहा कि तुम मेरी माँ को मार दो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मार दो। सोचने की बात यह है कि जिप्सी के साथ शुरू से लेकर और जो एंड तक इसकी माँ ने किया वो गलत था। इसकी माँ ने ये सब कुछ क्यों किया, इसके पीछे भी आती है मेंटल हेल्थ। इसकी माँ को भी एक मेंटल बीमारी थी, यानी वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। इस वजह से इसमें ऐसा होता है कि लोग अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और इससे बीमार दिखाते हैं ताकि लोगों की सिंपैथी उन्हें मिल सके। क्योंकि जिप्सी की माँ ने अपनी जहनी बीमारी की वजह से ये सब कुछ किया, लेकिन निकोलस ने इसकी माँ का मर्डर सिर्फ जिप्सी के लिए किया। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये आ जाती है कि जो जिप्सी डेटिंग साइट तक रिसाई हासिल कर सकती है अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, क्या वो जिप्सी पुलिस से या किसी NGO या किसी हेल्प सेंटर से मदद नहीं मांग सकती थी कि इसकी माँ ये कर रही है और मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं? बाद में जब जिप्सी से पूछा गया क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, जिप्सी ने कहा कि मेरी माँ ने सबको बता दिया था कि मैं दिमागी तौर पर ठीक नहीं और कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। मैं किसी के पास भी जाऊंगी वो सोचेगा ये 18 से कम है तो वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। पुलिस वाले मुझे अपनी माँ के साथ वापस भेज देंगे। अब ऐसा भी नहीं था कि जिप्सी ने कभी ट्राई नहीं की। एक बार वो घर से भाग भी गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने इसे ढूंढा और वापस इसकी माँ के पास इसे भेज दिया। माँ ने 2 हफ्ते तक इसे बेड के साथ बांधे रखा। खाने के लिए बहुत कम चीज़ें देती थी। आखिर में मैं अपनी कुछ उलझने मुख्तसर अल्फाज में आप लोगों के सामने रखता हूँ। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। ऊपर की सारी कहानी से हमें पता चलता है कि जिप्सी की ज़िंदगी एक जहन्नम की तरह थी जिससे फरार का इसके पास कोई रास्ता नहीं था। ये एतराफ़ उसने खुद किया है। इस जहन्नम से इससे निकोलस ने निजात दिलाई। हो सकता है कि निकोलस कानून की नज़रों में गुनहगार हो, लेकिन जिप्सी के लिए तो वो एक निजात दहिंदा था। लेकिन फिर भी जिप्सी ने इससे ऐसे बेयारो मददगार छोड़ दिया। जहाँ तक कानून की बात है तो बेशक निकोलस गुनहगार था, इससे सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन कत्ल के वक्त जिप्सी 22 या 23 साल की थी। कत्ल भी उसके लिए और उसी के कहने पर हुआ, इसलिए वो अगर निकोलस से ज़्यादा नहीं तो इसके साथ बराबर की गुनहगार थी। क्योंकि निकोलस को क्या पड़ी थी कि वो डीडी को मारता, इसका तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। इसलिए जिप्सी को भी निकोलस के बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए थी। जबकि जिप्सी आज बाहर आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रही है। इसकी 4-5 डॉक्यूमेंट्रीज भी आ चुकी हैं। मेरी तरह आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और सबक आमोज़ सच्चे क्राइम के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसको लाइक या शेयर न करना मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में।